हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हमने स्टार्ट कर दिया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2, जो कि हमारे एफवाई बीकॉम एमएस मैनेजमेंट स्टडीज़ के सेमेस्टर 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंपलसरीली हर एक कॉलेज में मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा बच्चों, हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 4 पर। इसके पहले वाला जो हमने किया वो था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 3। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 4 के अंदर कई सारे कंसेप्ट हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला फंक्शन आएगा इसके अंदर वो है हमारा डायरेक्शन, या फिर हम जिसको डायरेक्टिंग भी बुलाते हैं। डायरेक्टिंग का मतलब होता है गाइडेंस या इंस्ट्रक्शन देना। अब ये गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन कौन देता है? एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को। एक सुपीरियर जो है, एक सीनियर एम्प्लॉय जो है, वो अपने जूनियर एम्प्लॉय को क्या देता है? डायरेक्शन देता है, गाइडेंस देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, ऑर्डर्स देता है, ताकि वो सही तरीके से काम जो है वो कंप्लीट कर सके। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे इस कंसेप्ट की, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग। तो थियो हेमन जो है उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है। अब डेफिनेशन बेसिकली अगर आप नहीं भी याद रखते हो तो ये चीज़ याद रखना, किसने कौन सा डेफिनेशन दिया है ये आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पर थियो हेमन ने पूछा है, डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक्स यूटिलाइज्ड इन इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, यानी कि वो प्रोसेस और टेक्निक जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इंस्ट्रक्शंस इशू कर सके, एंड मेकिंग सर्टन दैट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज प्लान। हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया है और ये मेक श्योर करना है कि जो भी काम चल रहा है वो हमारे इंस्ट्रक्शन के अनुसार चल रहा है, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्टिंग। Now, direction is not merely issuing orders and instructions by a superior to his subordinates. Direction का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन इशू कर रहे हो। आप कौन? यानी सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को सिर्फ ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन देगा। इसका मतलब ये भी होता है, इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग देम, जहाँ पर आप अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइडेंस भी देते हो और उन्हें इंस्पायर भी करते हो। तो इस कंसेप्ट को हम बुलाते हैं डायरेक्टिंग। नाउ 3 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के 3 मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें है मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, या फिर मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ये तीनों बहुत ही मेजर एस्पेक्ट है हमारे डायरेक्शन के। मोटिवेशन क्या होता है? बेसिकली आप अपने सबॉर्डिनेट्स को एनकरेज करते हो। कैसे? मॉनिटरी बेनिफिट्स और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स दोनों ही देकर आप उन्हें एनकरेज कर रहे हो कि डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करे। तो ये होता है हमारा मोटिवेशन। दूसरा आता है लीडरशिप, जिसे कहते हैं एन एक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग योर सबॉर्डिनेट्स टू गेट द वर्क डन, जहाँ पर हम इन्फ्लुएंस करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को कि आप विलिंगली अपनी इच्छा से क्या करो, वॉलंटरीली काम करो। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। लीडरशिप में हम उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि हम उनके विलिंगनेस को इन्फ्लुएंस करें, इस तरीके से वो इन्फ्लुएंस हो कि खुद से ही वो काम करने आए और गोल्स को अचीव करें। फिर आता है कम्युनिकेशन, जिसका मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। यहाँ पर जब हम ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज की बात करते हैं तो सुपीरियर से सबॉर्डिनेट तक मैसेज जो है वो पास ऑन होता है। अब ये मैसेज जो पास ऑन होता है, ये मेक श्योर करना है कि सेंडर के थ्रू जो मैसेज गया है वो रिसीवर उसको क्लियरली समझे, किसी तरीके का कन्फ्यूजन उसके बीच में ना आए। तो ये 3 मेजर एस्पेक्ट है हमारे डायरेक्शन के, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड योर कम्युनिकेशन। अब फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग पर आते हैं। सबसे पहला फीचर है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। डायरेक्शन में ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा ये मेक श्योर करना है कि जो भी गोल्स वो रखते हैं वो बहुत ही क्लियर और स्पेसिफिक होने चाहिए। चांद तारे तोड़कर लाने वाली बातें नहीं करनी है हमको, हमें बस वही काम करना है जो रियलिस्टिक हो, जो हम अचीव कर पाए। तो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड आपके गोल्स होने चाहिए। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स गाइड टीम्स टू अलाइन इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स विद द ओवरऑल मिशन। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स का काम है कि इंडिविजुअल का जो गोल है उसको अपने गोल को अलाइन करना है, किसके साथ? ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ। इफेक्टिव डायरेक्शन ड्राइव्स कलेक्टिव सक्सेस। इफेक्टिव डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन सही रहेगा तो कलेक्टिवली एंटायर डिपार्टमेंट, एंटायर टीम या एंटायर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है। तो ये सबसे पहला था हमारा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, पहला फीचर है। दूसरा फीचर है डायरेक्शन जो है या डायरेक्टिंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एज लॉन्ग एज ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, डायरेक्शन जैसा, डायरेक्टिंग जैसा प्रोसेस भी जो है वो ऑन गोइंग, वो एक लॉन्ग, जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है वो एक लॉन्ग टर्म वाला फंक्शन है।
मैनेजर्स को यहाँ पर कंटिन्यूसली गाइड करना है, सुपरवाइज करना है, मोटिवेट करना है, किसको? अपने सबॉर्डिनेट्स को। इट इज़ नॉट अ वन टाइम प्रोसेस बट अ कंटिन्यूस एफर्ट। सो एज वी सेड, ये एक टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये थ्रू आउट जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, तब तक डायरेक्टिंग जैसा प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। नेक्स्ट इज ऑल परवेजिव। ऑल परवेजिव का मतलब होता है यहाँ पर इट इज एप्लीकेबल टू बोथ बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस। सिर्फ ये डायरेक्टिंग वाला कॉन्सेप्ट बिजनेस में ही एप्लीकेबल नहीं है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी एप्लीकेबल है। जैसे कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, चैरिटेबल ट्रस्ट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर भी आपका डायरेक्टिंग जो है वो परवेसिव है यानी एप्लीकेबल है। परफॉर्म्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, चाहे टॉप लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो, लोअर लेवल पर हो, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस, इंस्पिरेशन जो है वो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में दी जाती है। एसेंशियल फॉर स्मूथ कोऑर्डिनेशन एंड गोल अचीवमेंट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग स्मूथ चले उसके लिए डायरेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट फीचर है यूनिटी ऑफ कमांड। सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। सबॉर्डिनेट को कहाँ से ऑर्डर रिसीव करना है? सिर्फ एक ही सुपीरियर से। रिपोर्टिंग भी उसको किसको करना है? सिंगल सुपीरियर को, ताकि किसी भी तरीके के कंफ्यूजन ना हो। यहाँ एकदम अपने रोल को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए सबॉर्डिनेट के पास कि कौन मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर है, मुझे किसको रिपोर्ट करना है और किसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदारी यानी आंसरेबल जो आप रहते हो वो सिर्फ एक ही इंसान को रहोगे। ये है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, जो हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इट इंश्योर्स स्मूथ वर्कफ्लो एंड अवॉइड्स कन्फ्यूजन। अब आप 10 मैनेजर से, अगर 10 आपके रिपोर्टिंग मैनेजर है या 10 सुपीरियर है जिससे आप इंस्ट्रक्शन लेते हो, तो कन्फ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पर कि आपको कौन सी चीज़ किसको रिपोर्ट करनी है। इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड जैसा प्रिंसिपल जो है वही फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एम्प्लॉयज एंगेज्ड इन सिमिलर एक्टिविटीज शुड रिसीव कंसिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए वो कंसिस्टेंट होने चाहिए जो एम्प्लॉयज सिमिलर एक्टिविटी में। फॉर एग्जांपल सेल्स टीम, सारे के सारे सेल्स टीम के लिए जो डायरेक्शन होगा वो एक कॉमन होगा। अ सिंगल प्लान शुड गाइड ईच एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी को गाइड करने के लिए एक प्लान होना चाहिए। इससे कन्फ्यूजन नहीं होता है और सारे के सारे एफर्ट्स, सारे के सारे एक्टिविटीज़ जो है होती है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन हमारा बना रहता है। नेक्स्ट इज एस्पेक्ट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने अभी अभी देखा है वो है हमारा लीडरशिप यानी कि लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये 3 हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डायरेक्शन का। नेक्स्ट फीचर कहता है इट इज़ एन आर्ट। सो डायरेक्टिंग जो है वो एक क्रिएटिव फंक्शन है बिकॉज इट रिक्वायर्स मैनेजरियल जजमेंट एंड इंट्यूशन। कला इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको जजमेंट और आपके इंट्यूशन के ऊपर जो है वो अंतरात्मा आपकी क्या कहती है उसके ऊपर आपको काम करना होता है। मैनेजर्स को यहाँ डिसाइड करना है whom टू इशू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन, किसे ऑर्डर देना है, किसे इंस्ट्रक्शन देना है, कब देना है और किस वक्त वो इंस्ट्रक्शन इशू किया जाएगा। ये ऑर्डर कब इशू करना है, इंस्ट्रक्शन कब इशू करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेजर डिसाइड करता है। इसीलिए इसे कहा जाता है इट इज़ एन आर्ट। अब इफेक्टिव डायरेक्टिंग रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, स्किल एंड अडेप्टेबिलिटी। अगर डायरेक्टिव या डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें ज़रूरत है एक्सपीरियंस की। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, एक स्किल होती है और अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होना यहाँ पर ज़रूरी है। नेक्स्ट इज इट इज़ अ साइंस। अब इसे साइंस भी कहा गया है, आर्ट एक कला तो कहा गया है क्योंकि ये आपके मैनेजरियल जजमेंट और इंट्यूशन पे बेस्ड होता है। इसे साइंस यानी कि विज्ञान क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। साइंस में हर चीज़ सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो होता है। सिमिलरली डायरेक्शन में भी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस जो है वो फॉलो होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन बॉडी ऑफ नॉलेज दैट गाइड्स मैनेजरियल एक्शन। तो साइंस इज नथिंग बट अ बॉडी ऑफ नॉलेज। सिमिलरली डायरेक्शन भी किसके ऊपर बेस्ड है? बॉडी ऑफ नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, जिसके जो हमारे एक्शन को डायरेक्ट करता है कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। रिक्वायर्स एक्यूरेट डेटा एनालिसिस टू एंश्योर द राइट डिसीजंस आर मेड। यहाँ पर हमें सही डेटा चाहिए जिसके बेसिस पर हम सही डिसीजन ले सकते हैं। हेल्प्स मैनेजर्स डायरेक्ट द राइट सबॉर्डिनेट्स एट द राइट टाइम। वही मैनेजर की हेल्प करता है कि सबॉर्डिनेट्स को सही वक्त पर सही डायरेक्शन मिले। अब क्योंकि एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो होता है, साइंस में भी वही फॉलो होता है, इसीलिए डायरेक्शन को एक साइंस डायरेक्शन जो है उसको साइंस भी कहा गया है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्केलर चेन। इट रिप्रेजेंट्स द लाइन ऑफ कमांड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्केलर चेन बेसिकली एक हायरार्की होती है ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉलो करनी होती है। ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्लो हायरार्की, टॉप लेवल से मिडिल में जाती है, मिडिल से इंस्ट्रक्शन लोअर पे जाता है, लोअर से शॉप फ्लोर एम्प्लॉय तक जाता है।
तो यहाँ पर हमको एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन बनाना ज़रूरी होता है ताकि वर्क फ्लो जो है वो हमारा स्मूथ रहे। आप डायरेक्टली लोअर लेवल पर हो तो आप शॉप फ्लोर एम्प्लॉय होकर टॉप लेवल मैनेजर से इंस्ट्रक्शन नहीं लेंगे, आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके लोअर लेवल से मिलेगा, उनको उनके मैनेजमेंट से मिलेगा, उनको उनके टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट से मिलेगा। तो ये एक स्केलार चेन, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जो फॉलो होता है। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स डेलीगेशन। डायरेक्टिंग ऑफन इंक्लूड्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट्स, जहाँ पर हम अथॉरिटी को क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं, किसके हाथ में, अपने सबॉर्डिनेट्स के हाथ में, जिन्हें कुछ काम दिया जाता है और वो काम उन्हें कंप्लीट करना होता है, तो अथॉरिटी भी उनके हाथ में दी जाती है कि उस काम को वो किस तरीके से कंप्लीट करते हैं। डेलीगेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग फॉर्मल अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबॉर्डिनेट। तो डेलीगेशन में क्या होता है, आप फॉर्मल अथॉरिटी एक सुपीरियर से एक सबॉर्डिनेट के पास जो है वो जाती है, तो ये काम भी एक डायरेक्शन में ही इंक्लूड होता है। मैनेजर्स को केयरफुली यहाँ पर डिसाइड करना है होम टू डेलीगेट अथॉरिटी टू, अथॉरिटी किसको, किसके हाथ में देनी है, कब देनी है और कितनी हद तक किसी चीज़ की अथॉरिटी देनी है। ये जो पावर आप दे रहे हो किसी के हाथ में, वो कितने हद तक का वो पावर उसके हाथ में होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। फीचर्स तो हमने देख लिया, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है डायरेक्टिंग के जिसको हमें फॉलो करना होता है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजर्स शुड क्लियरली डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पर भी आपके ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियरली डिफाइन करने हैं। सबॉर्डिनेट्स मस्ट अंडरस्टैंड देयर रोल इन अचीविंग दीज गोल्स, सबॉर्डिनेट्स को इन चीज़ों का ध्यान में रखना है, गोल्स को कैसे अचीव किया जाना चाहिए, उसके लिए उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है जो वो प्ले करते हैं। देखो ऑर्गेनाइजेशन एक वन मैन शो तो बिल्कुल भी नहीं होता है, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, यहाँ सिर्फ सुपीरियर्स के रहने से काम नहीं होता है, सबॉर्डिनेट्स का होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एम्प्लॉय को अपना रोल पता होना चाहिए कि गोल अचीव करने के अंदर जो कंट्रीब्यूशन हर एक एम्प्लॉय का होता है वो क्या होता है और कितना इम्पैक्ट करता है उनका रोल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। नेक्स्ट इज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स लीड टू हायर कंट्रीब्यूशन एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव्स अगर वेल डिफाइंड है तो उससे जो है आपके एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन जो है उतना ज़्यादा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव्स की क्लैरिटी है तो आप एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, रिटर्न्स टू कॉस्ट वाला जो रेशियो है हमारा वो इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। इफेक्टिव डायरेक्टिंग रिक्वायर्स राइट लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप के कई सारे स्टाइल है जो हम पढ़ने वाले हैं, उसमें से कुछ देख लेते हैं। मैनेजर्स ऑटोक्रेटिक स्टाइल अपना सकते हैं जहाँ पर डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड होता है, एक ही इंसान होगा, वन बॉस होगा, वन मैन शो, वही सारे डिसीजन लेगा, डिसीजन मेकिंग में किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। दूसरा आता है कंसल्टेटिव लीडरशिप, जहाँ पर सीकिंग इनपुट बट मेकिंग फाइनल डिसीजन, जहाँ पर जो हमारा लीडर होता है सबसे इनपुट लेगा लेकिन फाइनल डिसीजन उसका खुद का होगा। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, जहाँ पर एनकरेजिंग टीम इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। पार्टिसिपेटिव नाम ही है पार्टिसिपेशन, तो हम सबको डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। तो ये कुछ लीडरशिप स्टाइल है जो कि मैनेजर्स अडॉप्ट करते हैं। अब वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि कौन सा स्टाइल उन्होंने अपनाया है अपने अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके हिसाब से। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैनेजर्स को यहाँ पर क्लियरली पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और प्लान को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है ताकि किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो एम्प्लॉयज़ के अंदर और उनको अपने अपने रोल की क्लैरिटी भी मिले। सबॉर्डिनेट्स शुड अंडरस्टैंड देयर टास्क एंड एक्सपेक्टेशन। सबॉर्डिनेट्स को भी पता होना चाहिए कि हमें क्या काम दिया गया है और हमसे क्या काम की उम्मीदें रखी गई है अगर हमको हायर किया है एक स्पेसिफिक रोल के लिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर्स अलाइनमेंट एंड स्मूथ ऑपरेशंस। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन से यहाँ ये पता चलता है कि जो ऑपरेशन है, जो रन कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, वो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उनके अंदर, जो कि बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजर्स शुड इंश्योर अलाइनमेंट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव में हम ये मेक श्योर करते हैं कि इंडिविजुअल गोल्स को हमने अलाइन किया है किसके साथ में, ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ में। देयर मस्ट बी इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनल एंड कंपनी इंटरेस्ट। अब यहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट और कंपनी इंटरेस्ट, आप अपना ग्रोथ सोच रहे हो एज एन इंडिविजुअल, एज एन एम्प्लॉय, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट आपका ग्रोथ तब होगा जब कंपनी का ग्रोथ होगा, तो आपको अपने ग्रोथ को कंपनी के ग्रोथ के साथ अलाइन करना ही है। दिस फॉस्टर्स मोटिवेशन, कोऑपरेशन एंड हायर प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होता है, जब आप अपने गोल को अलाइन कर देते हो, अपने आप अगर कोई सीनियर पोजीशन पर जाना चाहते हो जो आपका पर्सनल गोल है, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए आप खुद ही मोटिवेट रहोगे, तब पॉसिबल होगा जब कंपनी तरक्की कर रही है। और कंपनी तरक्की कब करेगी, जब आप उनके लिए मोटिवेटेड होकर काम करो,
कोऑपरेशन के साथ में, जिससे कि आपकी भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। अल्टीमेटली जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग वन प्लान। जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है ये मेक श्योर करना है कि एक मैनेजर है, एक प्लान है और वही एक्टिविटी को क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, यूनिटी है डायरेक्शन में। Ensures coordinated efforts and avoids confusion। ये मेक श्योर करना है कि जो भी डायरेक्शन उसकी तरफ से दिया गया है वही डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए यहाँ पर। फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ वन हेड वन प्लान, यानी कि एक ही बॉस है जिसके अंडर आपको काम करना है, उसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन, यहाँ पर डायरेक्ट इंटरैक्शन होता है मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट्स के बीच में। नाउ इट फैसिलिटेट्स इमीडिएट फीडबैक फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। अब मैनेजर जो है वो आपके काम को ऑब्जर्व कर रहा है, अगर उसे कहीं पर भी कुछ गलत लगता है तो वो आपको इंस्टेंट फीडबैक दे सकता है। ज़रूरी नहीं है गलत लगे तो ही फीडबैक दे इंप्रूवमेंट के लिए। अगर कोई चीज़ अच्छी लगी आपकी काम करने में, कोई एक आपकी एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे हो और बहुत ही यूनिक तरीके से करते हो वो भी अच्छी लगी, तो आपको वहाँ पर भी इंस्टेंट फीडबैक दिया जा सकता है आपके मैनेजर के थ्रू। बेटर कम्युनिकेशन टू रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। इंस्टेंटली अगर आपको कोई काम नहीं समझ में आया और आपको पता है मैनेजर ने आपको ऑब्जर्व किया है, आपको कुछ बोला है, किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ऑन द स्पॉट आप क्लियर कर सकते हैं। स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स लीडिंग टू अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर इससे होता क्या है, डायरेक्ट सुपरविजन से आपको पता है कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, किसी का सुपरविजन, कोई सुपरवाइज कर रहा है मेरे काम को, तो यहाँ पर आप भी क्या करते हो और डेडिकेटेडली काम करते हो और अल्टीमेटली आपका रिलेशन, आपका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपके कलीग्स के साथ में, आपके सुपीरियर्स के साथ में, आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। एनकरेजेस एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, जहाँ पर हम एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग में। लीड्स टू बेटर एक्सेप्टेंस एंड स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजन, जहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं बेसिकली हर कोई उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे। अब क्यों एक्सेप्ट करे, क्योंकि हमने सबके बारे में सोचकर ही ये डिसीजन को लिया है और उसका एग्जीक्यूशन भी उतना ही ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए। डेवलप्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड कमिटमेंट टू दी ऑर्गेनाइजेशन। अब पार्टिसिपेशन से होता क्या है, जब आप एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करते हो तो अपने आप उन्हें लगता है कि हमारी भी कोई इंपॉर्टेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर हमें भी इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग में। तो अल्टीमेटली इट गिव्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड कमिटमेंट। तो जब आपको ये बताता है कि आपकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, तो अपने आप भी उतने ज़्यादा कमिटेड होते हो उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। Next is principle of follow-up. Ensures that direction is effective and aligned with organizational goals. Make sure करना है कि जो भी डायरेक्शन हमको मिला है वो इफेक्टिव है और ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ में हमने अलाइन किया हुआ है। Requires a strong control system to track progress. यहाँ पर ज़रूरी है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए कि हमारे माइलस्टोन को हम कितना अचीव करते हैं उसके ऊपर हम एक नज़र रख पाए। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग शॉर्टकमिंग्स एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, जहाँ पर अगर हम कहीं पर लैक करते हैं, हमसे कोई गलती होती है तो हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फॉलोअप, जहाँ पर हम अपने ही काम करने के तरीके के ऊपर नज़र रखते हैं और वही जहाँ पर हमारा बॉस हमें डायरेक्शन दे रहा है तो वो भी हमारे काम के ऊपर नज़र रखेगा, यानी कि उसको सुपरवाइज करेगा और इंस्टेंट फीडबैक के साथ हमारे अंदर हमारे परफॉर्मेंसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट भी लेकर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंसेप्ट, जिसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। ये जो टर्म है ये कुछ नया नहीं है हमारे लिए, ये टर्म हमने कई बार सुना है। इसको डिराइव किया गया है मोटिव वर्ड से। मोटिव का मतलब होता है इनर ड्राइव और इंटेंशन। एक इनर ड्राइव, एक वो अंदर से किक मिलती है ना हमको किसी चीज़ के लिए, बस वो इनर ड्राइव हो गया या इंटेंशन हो गया, दैट मेक्स अ पर्सन टू डू समथिंग और टू बिहेव इन अ सर्टन वे। जो एक इंसान से वो काम करवाती है जो वो करना चाहता है, तो वो एक इनर ड्राइव, वो एक किक का होना बहुत ही ज़रूरी है, तो हम उसको जस्टिफाई कर पाएंगे विद द टर्म मोटिवेशन। अब यहाँ पर माइकल जूसियस ने मोटिवेशन को डिफाइन किया है, इज़ द एक्ट ऑफ स्टिम्युलेटिंग समवन और वन सेल्फ टू गेट अ डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। एक्ट ऑफ स्टिम्युलेटिंग समवन, किसी को एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हो, और वन सेल्फ या फिर अपने आप को, टू गेट अ डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, ताकि आप जो करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, टू पुश द राइट बटन टू गेट अ डिजायर्ड रिएक्शन। एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन आप अपनाते हो जिससे कि आपका डिजायर्ड रिएक्शन आपको मिले। स्टीवन मैक्शेन और मैरी एन का कहना है, मोटिवेशन रेफर्स टू द फोर्सेस विद इन अ पर्सन दैट अफेक्ट
हिज और हर डायरेक्शन, इंटेंसिटी एंड परसिस्टेंस ऑफ वॉलंटरी बिहेवियर। तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है वो फोर्सेस, वो इंटरनल फोर्सेस जो इंसान के अंदर ही होती है, ह्यूमंस के अंदर होती है या एक पर्सन के अंदर होती है, जो उसके डायरेक्शन को अफेक्ट कर सकता है पॉजिटिवली भी नेगेटिवली भी, उसकी इंटेंसिटी कितनी शिद्दत से वो काम करना चाहता है, एंड परसिस्टेंस कितने कंटिन्यूएशन के साथ उस काम को करता है, ऑफ वॉलंटरी बिहेवियर। तो यहाँ पर आपके वॉलंटरी बिहेवियर के बेसिस पर आप जो है वो काम करते हो। Thus, it can be said that motivated employees are willing to exert a particular level of effort, that is intensity, for a certain amount of time, persistence toward a particular goal, that is direction. तो गोल को अचीव करने के लिए आप कितनी कंटिन्यूस एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, जिस कितनी शिद्दत से किसी चीज़ को आप चाहते हो, तो वो है हमारा मोटिवेशन। अब बढ़ते हैं मोटिवेशन में, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके पहले एक बहुत ही अच्छा कोट है जिसको हम पढ़ेंगे, यू कैन बाय अ मैन्स टाइम। आप किसी इंसान का, और मैन यानी कि नॉर्मली ज़रूरी नहीं सिर्फ एक आदमी की, मेल की बात हो रही है, एक इंसान की बात हो रही है यहाँ पर। यू कैन बाय अ मैन्स टाइम, आप किसी इंसान के वक्त को खरीद सकते हो, यानी कि उनसे वक्त मांग सकते हो मिलने के लिए। ऑफ कोर्स यू कैन बाय अ मैन्स फिजिकल प्रेजेंस एट अ गिवन प्लेस, आप किसी को बुला सकते हो, यहाँ पर आया, मिल, थोड़ी देर बैठते बात करते, ये भी कर सकते हो। बट यू कैन नॉट बाय हिज इनिशिएटिव। ये सब हम फोर्सफुली कर सकते हैं किसी के साथ, लेकिन किसी के अंदर वो इनिशिएटिव, वो वॉलंटरी बिहेवियर खुद से आए कि आपको कोई खुद सामने से बोले चल यार मिलते हैं, चल यार तुझे वक्त देना है या बात करना है। यू कैन नॉट बाय लॉयल्टी, आप किसी की लॉयल्टी को कभी खरीद नहीं सकते, आप किसी को इंसान की वफादारी को नहीं खरीद सकते हैं। यू हैव टू अर्न दीज थिंग्स, उसके इनिशिएटिव को और उसके लॉयल्टी को। एक इंसान के इनिशिएटिव यानी विलिंग बिहेवियर और उसकी लॉयल्टी को आप कभी खरीद नहीं सकते, ये चीज़ें आपको कमानी पड़ती है। ये आप तब कमा सकते हो जब आपका नेचर और बिहेवियर उतना ज़्यादा अच्छा है। ये जो दिया गया है कोट, ये दिया है क्लैरेंस फ्रैंसिस, जो कि फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं जनरल फूड्स यूएसए के। अब इन्होंने ये क्यों बोला है विद रिस्पेक्ट टू मोटिवेशन, हम इसको समझेंगे। तो देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट मोटिवेट अ पर्सन टू वर्क। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंसान को मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। मोटिवेशनल फैक्टर्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स एज फॉलोज। अब इन्हें दो मेजर ग्रुप में क्या किया, हमने डिवाइड किया है। तो देखो, मोटिवेशनल फैक्टर्स डिवाइड किया है हमने फाइनेंशियल फैक्टर्स एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में, यानी कि मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व होता है, सैलरी एंड वेजेस है, बोनसेस हैं, इंसेंटिव्स है, अलाउंसेस आते हैं, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, इन सब में पैसा लगा हुआ है, वो हमारे फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स जहाँ पर पैसा नहीं है, स्टेटस है, अप्रिसिएशन है, डेलीगेशन है, जॉब सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं। तो वन बाय वन हम इन दोनों ही फैक्टर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला मॉनेटरी या फाइनेंशियल फैक्टर, जहाँ पर हम बात करते हैं सैलरी और वेज की। तो सैलरी और वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल फैक्टर्स है। ऑफ कोर्स हम ये फिलोसॉफिकल बातें तो करते हैं कि यार मेरा पैशन है ये करना, इसीलिए मैं करना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने पैशन के लिए काम करो, लेकिन ये मेक श्योर करना फिर आपके बैंक अकाउंट में अच्छा खासा पैसा हो जब आप ऐसी फिलोसॉफिकल बातें करो। हर कोई काम कर रहा है तो कोई भी पैसे के लिए ही काम कर रहा है, कोई बिना पैसों का काम नहीं करता है। तो सैलरीज एंड वेजेस जो है, या और वेजेस जो है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोटिवेशन के लिए। अगर ये नहीं रहेगा तो शायद हम काम भी नहीं करेंगे। रीजनेबल सैलरी मस्ट बी पेड एंड ऑन टाइम। सैलरी दो, जो जॉब के लिए जितनी डिजर्विंग सैलरी है वो दो, लेकिन वक्त पर दो, ये भी ज़रूरी है। While fixing salaries, organization must take into consideration a number of factors. सैलरी फिक्स करने के टाइम पे कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग है, कंपनी की एबिलिटी कितनी है पे करने के लिए, तीसरा कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय। इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स है जो कंसिडर हमको करने होते हैं। तो पहला हमने देख लिया हमारा सैलरी। दूसरा फैक्टर जो आता है हमारा मॉनेटरी फैक्टर में, वो है हमारा बोनस। बोनस यानी कि एक्स्ट्रा पेमेंट जो हम वेज और सैलरी के अलावा देते हैं, वेज और सैलरी के अलावा देते हैं, उसे हम कहते हैं बोनस। द एम्प्लॉयज़ मस्ट बी गिवन एडिक्वेट रेट ऑफ बोनस। अब एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा खासा बोनस अमाउंट देना होता है। बोनस इज पेड वंस इन अ ईयर। बोनस साल में एक बार मिलता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन मंथली बोनस भी देती है मंथली पे के साथ। बोनस डज मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू अ सर्टेन एक्सटेंट टू परफॉर्म बेटर। बोनस ऑफ कोर्स एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है, क्योंकि सैलरी समझ लीजिए आपकी 20,000 है, अब आपको बोनस मिल रहा है और 20,000 या 10,000 या 8,000, जितना भी मिल रहा है, सैलरी के अलावा वो एडिशनल है। पहले अगर आप देखें तो बोनस साल में एक बार मिलता था, लेकिन अभी उसको इंसेंटिव का नाम देकर जितना आपका अच्छा परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर आपको उतना ज़्यादा इंसेंटिव्स या बोनसेस दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इंसेंटिव्स।
ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एडिशनल इंसेंटिव्स देती है, जैसे कि मेडिकल अलाउंस दे दिया, सैलरी तो आपको दे रही है, मेडिकल अलाउंस दे दिया आपको, मेडिकल अलाउंस के अलावा आपको लीव ट्रैवल अलाउंस दे दिया, हाउस रेंट अलाउंस दे दिया, एजुकेशनल अलाउंस, रिक्रिएशनल अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस जो होते हैं वो होते हैं इंसेंटिव्स जो आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है अंडर योर मॉनिटरी और फाइनेंशियल फैक्टर्स। नेक्स्ट है स्पेशल इंडिविजुअल इंसेंटिव। कंपनी स्पेशल इंडिविजुअल इंसेंटिव देती है डिजर्विंग एम्प्लॉयज़ को जो अपना वैल्यूएबल सजेशन या वैल्यूएबल एफर्ट्स देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये जो स्पेशल इंडिविजुअल इंसेंटिव्स होते हैं ये उन्हीं एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, ये हर किसी को नहीं मिलता, ये डिजर्विंग एम्प्लॉय को मिलता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा नॉन मॉनिटरी या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जहाँ पर हम पैसे नहीं दे रहे लेकिन पैसे के अलावा भी कुछ चीज़ें होती है जो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है, जैसे कि स्टेटस या जॉब टाइटल। हमने किसी को स्टेटस या डेजिग्नेशन ऊंचा दे दिया, अपने आप वो एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक सर्विस मैकेनिक है जिसको हमने डेजिग्नेशन दे दिया सर्विस इंजीनियर। अब एम्प्लॉयज प्रेफर एंड आर प्राउड ऑफ हायर डेजिग्नेशन। ऑफ कोर्स हायर डेजिग्नेशन किसको नहीं चाहिए, कल तक सर्विस मैकेनिक बुलाया जाता था, आज सर्विस इंजीनियर बुलाया जा रहा है। नेक्स्ट इज अप्रिसिएशन एंड रिकग्निशन। एम्प्लॉयज़ को उनके काम के लिए, उनके सर्विसेज के लिए अप्रिशिएट करो, उन्हें प्रेस करो, उनकी तारीफ करो, तो उन्हें भी फील हो, हायर अथॉरिटीज़ जब हमारी तारीफ करती है यानी कि हमारे काम को वाकई में सराहा जाता है, हमारे काम की कदर इस ऑर्गेनाइजेशन में होती है। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जहां पर आप क्या करते हो, अथॉरिटी इज डेलीगेटेड। अथॉरिटी एक पावर है जो आपने लोगों के हाथ में, अपने सबॉर्डिनेट के हाथ में बांट दिया। सबॉर्डिनेट नोज दैट हिज सुपीरियर हैज प्लेस्ड फेथ एंड ट्रस्ट इन हिम एंड एज सच ही मे बी डिवोटेड टू हिज जॉब। जब आपको कुछ पावर दिया जाता है तो आपको ये भी फीलिंग आती है कि ऑफ कोर्स किसी ने मुझ पर भरोसा करके मुझे काम दिया है, तो ये मुझे उतनी ही ईमानदारी के साथ करना है, तो आपके लिए आपका जॉब एक डिवोशन के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट इज वर्किंग कंडीशन। प्रोविजन फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन सच एज गुड लाइटिंग, गुड वेंटिलेशन, प्रॉपर सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें, एक अच्छी वर्किंग कंडीशन अपने एम्प्लॉयज़ को देना भी कहीं ना कहीं उन्हें मोटिवेट करता है काम पर आने के लिए। अगर एक बहुत ही शैबी सी बिल्डिंग है, लाइट्स नहीं है या एसी नहीं है या फिर फैंस बराबर से काम नहीं करते हैं, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसी वर्किंग कंडीशन में अल्टीमेटली एम्प्लॉय पसंद भी नहीं करेगा आना। Air conditioned rooms, proper plant, office layout, compact, convenient machines and equipment, proper rest pauses. These are the important factors which motivates the employees. Next है हमारा job security. Guarantee of job security और lack of fear of dismissal can also be a good way to motivate employees. जॉब सिक्योरिटी की गारंटी ज़्यादा टाइम तक टेम्पररी नहीं रखना है, जितना हो सके उतना उनको कम पीरियड टेम्पररी रखो, तो अपने आप दे विल बी मोटिवेटेड टू वर्क फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। जॉब एनरिचमेंट, जहाँ पर आप मोर चैलेंजिंग टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो ऐड करते हो। फॉर इंस्टेंस, एग्जीक्यूटिव हु इज इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग रिपोर्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस में ऑल्सो बी आस्क्ड टू फ्रेम प्लान्स। एग्जीक्यूटिव जो अब तक रिपोर्ट बनाने का काम करता था, अब उससे बोला गया है कि तुम्हें एम्प्लॉय के लिए प्लानिंग का भी काम शुरू करना है। दिस वुड मेक द जॉब ऑफ द एम्प्लॉय मोर मीनिंगफुल एंड सेटिस्फाइंग। अब तक उसे लगता था सिर्फ रिपोर्ट बनाने का काम है तो मेरी शायद इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अब अगर उसे किसी चीज़ की प्लानिंग में आपने इन्वॉल्व किया है तो अल्टीमेटली ये उसके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। Next is workers' participation. Inviting the employee to be a member of the quality circle or a committee or some other form of employee participation can also motivate the workflows. तो यहाँ पर आप वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को इनवाइट करते हो, एक कमेटी का हिस्सा बनाते हो जहाँ पर वो पर्टिकुलर कमेटी जो है कुछ चीज़ों के ऊपर काम करेगी, डिसीजन लेगी, तो यहाँ पर उन्हें अपना एक इम्पॉर्टेंस फील होता है कि मुझे भी किसी चीज़ में इन्वॉल्व किया गया है। दूसरे फैक्टर्स जो उन्हें मोटिवेट करते हैं, ट्रेनिंग देना एम्प्लॉयज़ को, अगर उन्हें काम सही से नहीं समझ रहा है तो आप उन्हें ट्रेनिंग दो। दूसरा है जॉब प्लेसमेंट, सही इंसान को सही काम ऑफर करो। प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र देना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना और उसके ऊपर उनको फीडबैक देना। वर्किंग आवर्स को फ्लेक्सिबल करना, रिजिड नहीं होना है कि 7 बजे रिपोर्टिंग है तो 7 बजे मॉर्निंग में आना ही है। 7:15, 7:30 अगर होता है तो वो चाहे तो एम्प्लॉय अपने नंबर ऑफ आवर्स को और स्लॉक कर सकता है ताकि वो उतना ड्यूरेशन कंप्लीट कर सके। वेलफेयर फैसिलिटीज़ जैसे कि कैंटीन, रिक्रिएशन सेंटर्स, क्रिश फैसिलिटीज़, ये सारे फैसिलिटीज़ आप अपने एम्प्लॉय को ऑफर कर सकते हैं, जो कि एक नॉन मॉनिटरी फॉर्म होता है हमारे एम्प्लॉय के मोटिवेशन का। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। क्या इंपॉर्टेंस है इस मोटिवेशन की या फिर ये क्यों ज़रूरी है? पहला है हायर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन रिटर्न्स एंड कॉस्ट।
यहाँ पर हायर एफिशिएंसी का मतलब होता है मैक्सिमम आउटपुट एक एम्प्लॉय जनरेट करके देता है विथ मिनिमम इनपुट, यानी कि एफर्ट्स जो है उसने जितने लगाए हैं उससे ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट उसने ऑर्गेनाइजेशन को जनरेट करके दिया है। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हमेशा ये मेक श्योर करेंगे कि ऑप्टिमल रिटर्न्स होने चाहिए मिनिमल कॉस्ट पे, यानी कि खर्चा कम होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए। Ensures efficient resource utilization reducing wastage, जहाँ पर हम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम लेवल तक यूटिलाइज करते हैं, ये भी मेक श्योर करते हैं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आप उसे ओवर यूटिलाइज करो जिससे कि आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, अंडर यूटिलाइज करो जिससे कि आप वेस्टेजेस को बढ़ा रहे हो। तो यहाँ मेक श्योर करना है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट एम्प्लॉयज़ कैन रिड्यूस वेस्टेज। अल्टीमेटली ये वही एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं जो हाईली मोटिवेटेड होते हैं काम करने के लिए, इससे उनकी एफिशिएंसी जो है वो पता चलती है। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ को अपने आप लगता है कि नहीं यार मेरी कुछ जिम्मेदारी है जो मुझे निभानी है, मुझे काम दिया गया है तो बहुत ही भरोसे के साथ दिया गया है, इस काम को मुझे करना है, तो अपने आप उनके एब्सेंटिज्म रेट जो है वो कम होते हैं। देखो ऐसा तभी होगा जब एम्प्लॉय एक्चुअल में मोटिवेटेड है। मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों को आप बैलेंस करके आपको चलाना पड़ता है यहाँ पर अपने एम्प्लॉय को इस तरीके से मोटिवेट करने के लिए, और एब्सेंटिज्म के लिए भी उनके पास फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचता है। रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर, जॉब सिक्योरिटी और इंसेंटिव्स जो है वो एम्प्लॉयज़ के अंदर लॉयल्टी पैदा करती है। तो जब एम्प्लॉय लॉयल होता है तो वो जॉब छोड़कर जाने की बात नहीं करता है, जब जॉब छोड़कर नहीं जाएगा एम्प्लॉय टर्नओवर भी नहीं होगा। एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट ल्यूक्रेटिव ऑफर्स फ्रॉम राइवल्स। ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज़ को देखो राइवल्स की तरफ से बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर्स भी आते हैं, लेकिन अगर आपके पास उनकी जॉब सिक्योर है, अल्टीमेटली इंसेंटिव्स अच्छे मिल रहे हैं, तो वो क्यों आपको छोड़कर जाएंगे। इम्प्रूव्स कॉर्पोरेट इमेज, सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो खुद ही आपके बारे में आपकी तारीफ़ करते हैं, अपने घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली इससे पता चलता है कि आपकी कॉर्पोरेट इमेज को आपके एम्प्लॉयज़ ही क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। एक पॉजिटिव कॉर्पोरेट रेपुटेशन बिल्ड करने का काम भी आपके एम्प्लॉयज़ का होता है, लेकिन ये तब होगा जब आपके एम्प्लॉयज़ आपके लिए लॉयल हो, और वो तब होगा जब आपने उन्हें मोटिवेटेड रखा हो अपने काम पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस कहता है गुड रिलेशंस, रिड्यूसेस ग्रीवियंसेस एंड डिस्प्यूट्स। किसी भी तरीके का ग्रीवियंस, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट अगर आता है तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपकी जिम्मेदारी कि आप उसको जल्द से जल्द सॉल्व करो। जितना आप सही इंसान के फेवर में फैसला करते हो उतना आपके ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवियंसेस रिड्यूस होते हैं। अल्टीमेटली इससे आपकी रिलेशंस जो है अपने एम्प्लॉय के साथ में इम्प्रूव होती है। एंश्योर्स साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये मेक श्योर करना है कि ये रिलेशन सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ही नहीं मेंटेन करना है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी आपके जो अदर इंडस्ट्री में आपके कॉम्पिटिटर्स भी है उनके साथ भी आपको जो है वो अपने रिलेशन अच्छे मेंटेन करने हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स दी मोरल। हाई मोरल लीड्स टू डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। मोरल का मतलब क्या होता है, एक मेंटल सेटिस्फैक्शन जो आपके एम्प्लॉय को होता है आपके पास काम करने से। तो ये मेंटल सेटिस्फैक्शन अगर ज़्यादा हाई रहेगा, अपने आप डेडिकेशन और कमिटमेंट उतना ज़्यादा रहेगा। लो मोरल रिजल्ट्स इन मिस्टेक्स एंड प्रॉब्लम। अगर एक मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है आपका एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम करने से, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट जो है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड वेस्टेजेस एंड ब्रेकेजेस। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज हैंडल रिसोर्सेज केयरफुली। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज क्या करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज है उसको मेक श्योर करते हैं कि उसको वेस्ट ना होने दे हम। मिनिमाइजेस डेलिबरेट वेस्टेज एंड डैमेज, ना तो वेस्ट करना है उन्हें और ना ही उन्हें डैमेज करना है। रिड्यूस्ड एक्सीडेंट्स, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज वर्क विद केयर एंड कॉन्सेंट्रेशन। मेक श्योर करते हैं कि हम बड़े ही ध्यान से काम करें, किसी भी तरीके का एक्सीडेंट ना हो। फीवर एक्सीडेंट्स इवन इन हाई रिस्क इंडस्ट्रीज। अगर मोटिवेटेड है तो कितनी ही हाई रिस्क इंडस्ट्री क्यों ना हो, मेक श्योर करेंगे कि वहाँ पर किसी तरीके का एक्सीडेंट ना हो। Facilitates initiative and innovation. Satisfied employees suggest improvements, encourages innovative methods for efficiency. Employee अगर satisfied है, खुश है काम करने से, तो हमेशा उसके suggestion जो होंगे वो improvements के लिए आपकी हमेशा क्या करेंगे, मदद करेंगे। कुछ दूसरे benefit है जैसे कि increased job satisfaction, अपने आप जॉब से सेटिस्फाइड है। ओवरकम रेजिस्टेंस टू चेंज, अगर कोई नया चेंज इंट्रोड्यूस करते हो, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ आपके उस चेंज को रेजिस्ट नहीं करेंगे, आपको नहीं रोकेंगे। एंड इट डेवलप्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और इसी के साथ साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी डेवलप होता है एम्प्लॉयज़ का अपनी ऑर्गेनाइजेशन के तरफ।
तो यहाँ पर पढ़ लिया हमने मोटिवेशन, उसके इम्पोर्टेंस को, किस तरीके से डायरेक्शन जो है वो काम करता है, और उसी का रोल जो है, मोटिवेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे डायरेक्टिंग का। तो यहाँ पर हमारा आज का जो लेक्चर है बच्चों वो कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।